अंजलि स्टार्ट करना है। हाँ, शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सभी साथियों को जिंदाबाद, जोहार, लाल सलाम। आज हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से और जूम पर जितने भी साथी इस सत्र के लिए जुड़े हैं उन सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस महीने की जो सीरीज है आज़ादी की राह सीरीज, जो जन आज़ादी 75 साल कैंपेन के तहत हम चला रहे हैं अगस्त के महीने में, उसका आज आखिरी और चौथा सेशन है। इस पूरे ही महीने हमने युवा और आज़ादी के जो थीम है उसके तहत तीन अलग अलग सेशन किए थे। पहला जो सत्र था वो सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एजेंसी पर था, जिसमें हमारे साथ में एक साथी कश्मीर से जुड़े थे, एक साथी बस्तर से और एक ट्रांसजेंडर साथी थे जिनसे हमने उनके विचार सुने। जो दूसरा सत्र था वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर था, जिसमें भी हमने एक युवा जर्नलिस्ट को सुना, एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक पोएट को सुना और उनके माध्यम से समझने की कोशिश की कि वो कैसे इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को देखते हैं और उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। फिर जो तीसरा सत्र था वो फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप्स, रिश्तों की आज़ादी पर था, जिसमें हमने इंटरकास्ट, इंटरफेथ और ट्रांसक्वीर संबंधों को समझने की कोशिश की, रिश्तों को और उनके नज़रिए से प्यार की परिभाषा को समझने की कोशिश की। और आज के इस महीने के हमारे आखिरी सत्र, जिसका जो थीम है वो है फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, आंदोलन करने की आज़ादी। इसमें भी हम तीन अलग अलग क्षेत्रों से, एक मध्य प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना से तीन स्पीकर साथियों को सुनेंगे। और उनका जो डिटेल परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो हमारे जो मॉडरेटर हैं आज की, कनुप्रिया, वो देंगी। कनुप्रिया एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और पंजाब यूनिवर्सिटी के पिछले लगभग 140 साल के इतिहास में वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी स्टूडेंट काउंसिल की, जो 2019 से 20 का जो पीरियड है उसमें। उसके अलावा भी वो अलग अलग आंदोलनों से जुड़ी रही हैं, फिर चाहे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का सवाल हो, या फिर विमेन, महिलाओं के लिए एक सेफ स्पेस और सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट उनकी आंदोलन हो, जो लगभग 50 दिनों से अधिक चला, या फिर किसान आंदोलन में भी उनकी जो भागीदारी थी, चाहे वो दिल्ली में हो या पंजाब में, वो अलग अलग मुद्दों पर और अलग अलग आंदोलनों में बहुत ही सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं। और साथ ही वो फोटोग्राफी की भी बहुत शौकीन है। लेकिन इस पूरे सत्र की बागडोर कनुप्रिया को सौंपने से पहले हम आज आपके साथ एक वीडियो साझा करना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये किन्नौर का है। किन्नौर हमारे देश में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एक जनजातीय इलाका है, शेड्यूल 5 में आने वाला। आज किन्नौर में एक बहुत ही बड़ी जनसभा और जन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नौर के सभी जो जनता है, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, और खास करके जो युवा हैं, वो उसमें जुड़े और वो एक प्रमुख मुद्दा था जिसपे ये पूरा जिसमें जो किन्नौर के जो युवा साथी हैं, वो पिछले कुछ 7-8 महीनों से एक बहुत ही सक्रिय रूप से कैंपेन चला रहे हैं, नो मीन्स नो, नो मोर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर नाम से। और इस कैंपेन के तहत ही ये आज रैली हुई, जिसमें जो मेन डिमांड थी प्रदेश की सरकार से, हिमाचल सरकार से और इंडियन गवर्नमेंट से भी, वो यही थी कि सिर्फ क्योंकि ये जनसभा किन्नौर में हो रही थी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ किन्नौर के लिए, पर हिमाचल प्रदेश का जो पूरा जनजातीय इलाका है, फिर जिसमें लाहौल और स्पीति भी आते हैं किन्नौर के साथ साथ, जो प्रमुख डिमांड थी वो यही थी कि जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं आज के टाइम पे जनजातीय इलाके में, उन सबको अनसैंक्शन किया जाए, विड्रॉ किया जाए,
वो और उसके साथ में एफआरए की जो मांग है और एक जो जनजातीय पहचान है उसको सशक्त करने के रूप में इन मांगों को पूरा किया जाए। मुझे लगता है कि अभी और ना कुछ कहते हुए अगर हम वो वीडियो प्ले कर सकें और फिर उसके बाद में कनुप्रिया अगर आप टेक ओवर कर सकें। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुंदर नेगी गांव खतरा रालन पंचायत स्थायी निवासी। हम जंगी ठोपन के प्रभावित क्षेत्र से संबंध रखते हैं। आज 26 अगस्त 2021 के दिन हमने और हमारे हिम लोक जागृति मंच व अन्य पर्यावरण प्रेमी संगठनों ने मिलकर आज रिकांगपिओ में हमने एक जनसभा व रैली का आयोजन किया। यह रैली बहुत ही विशाल रहा और काफ़ी सफल रहा। हमने इसमें हमारे किन्नौर से संबंधित सभी मुद्दे उठाए। इसमें हमारे एफआरए से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड, हमारे जो वर्तमान में जो दुर्घटनाएं घट रही है उससे संबंधित और हमारे हाइड्रो से संबंधित ये और नोतों से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और उसका निष्कर्ष यही निकला कि हमें और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए और हमें अपने राइट्स चाहिए और ये हमें वक्त रहते लेना पड़ेगा। इसमें महिलाएँ भी शामिल थे, महिला मंडल, क्लब और पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद सभी लोग उपस्थित थे और जैसे कि हमारे हिमालय मुक्ति अभियान से भी लोग शामिल थे। तो हमने अभी ज्ञापन भी सौंपना है। हम चाहते हैं कि उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आए और हमारे आने वाले इलेक्शन में मुद्दों पे बातें हो, हमारे मुद्दे ना भटकाए जाएं और इसी पे सेंटर और हम पूरा भी जो माहौल रहा उससे यही संदेश जाता है कि अब किन्नौर में मुद्दों पे चर्चा होगी और बेफजूल की बातें नहीं होगी। संविधान को मानना होगा, संविधान को मानना होगा, सबसे पहले नमस्ते सबको। जैसा कि आप सबको पता है, आज 26 अगस्त को हमने यहाँ जनसभा का आयोजन किया है रिकांगपिओ रामलीला ग्राउंड में, जो हमारा किन्नौर क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। तो हमारा ये मकसद है इस जनसभा के माध्यम से शासन प्रशासन, खासकर हमारी सरकार को, कि हम चेतावनी देना चाहते हैं कि नो मोर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर। हम इससे ऊपर ना नीचे कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट टोटली बैन हो पूरे किन्नौर में। हमारे बड़े भाई साहब का जिनसे हम स्वागत करते हैं और कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, जिन्होंने अपने आवाज से हमारा हौसला अफजाई किया। जैसे कि आज ये जनसभा का आयोजन किया गया था युवाओं द्वारा किन्नौर के। जैसे कि आज आपने देखा कि इतना जो माहौल किन्नौर के सारे महिला मंडल, युवक मंडल और साथ ही जितने भी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं सभी आए और सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जो हमारे जागरूक करने वाले जो हमारे बड़े भाई थे, उन सभी ने, जैसे लाहौल स्पीति से आए हिमधारा के जो प्रवक्ता थे वो भी आए और सभी उन्होंने हमें इस बारे में जागरूक कराया कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के रिगार्डेड और जो हमारे कानून के रिगार्डेड। तो हम यही समझते हैं कि अब ये अकेले किन्नौर का जंग नहीं है, ये पूरे जितने भी जनजातीय क्षेत्र है हिमाचल में, हम सब का ये अब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हम सभी का एक मुद्दा है। तो हम सभी को एक होना पड़ेगा और इसके ऊपर आवाज़ उठाना पड़ेगा। नो मीन्स नो, नो मोर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर।
मैं शुरू कर कनप्रिया, हाँ शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया ही करना चाहूंगी कि इस डिस्कशन का, इस बातचीत में मुझे इस मॉडरेटर का रोल दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बात युवा का हो रहा है और आज़ादी का हो रहा है, तो उसमें अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ जो खुद भी किसी ना किसी वैक्यूम में हम फंसे होते हैं या कुछ चीज़ों को अभी भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो हम जब अपने साथियों से सुनते हैं, जिनका कि मतलब आज भी पैनल में जिस तरीके से हमारे साथ साथी जो जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुतों का एक्सपीरियंस कुछ 12 साल का है या फिर मतलब अपने पढ़ने के बाद भी, अपने पढ़ाई के बाद भी जिस तरीके से वो अपना एक्टिविज्म, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए, दूसरों के राइट्स के लिए लड़ने के लिए अभी तक जिस तरीके का लड़ाई मजबूत कर रहे हैं, उससे बहुत ही कुछ सीखा जा सकता है। और मुझे लगता है कि जब युवाओं की बात शुरू होती है तो और आज़ादी की बात होती है, तो एक ये किसी वैक्यूम में नहीं, बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हमें एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे हमें मौका मिलता है उसको एक्सप्रेस करने का, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं। वो एक ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, बैठ पाते हैं, डिस्कस कर पाते हैं, एक नए समाज की, एक अच्छे समाज की, बेहतर समाज की हम सोच डेवलप कर पाते हैं, और उसको कैसे इस हकीकत में हमें अपने सामने उतारना है, उसको उसके ऊपर काम कर पाते हैं एकजुट होकर। तो मुझे लगता है कि जो मेरा भी सफर एक विद्यार्थी राजनीति में या फिर अपने विश्वविद्यालय में एक राजनीति में का मतलब एक इंटरैक्शन भी जो है, क्योंकि स्कूल्स में और खास तौर पे औरतों के लिए जिस तरीके से घर पे एक एपॉलिटिकल माहौल सिरज के रखा जाता है, जिसमें वो कोई भी राजनीति में या कोई भी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले कई तरह के हर्डल्स के बारे में सोचती है, कई तरह के स्ट्रगल्स उसको लेने पड़ते हैं अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में। तो उस सब से गुजरते वक्त मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एक कैंपस में मिलता है और एक माहौल जो अपने साथियों के साथ मिलता है, उसमें हम लोग ग्रो कर पाते हैं और उस आज़ादी के नारे को भी और बुलंद कर पाते हैं और शानदार तरीके से अपने लोगों के साथ जोड़ पाते हैं। अभी जो एक वीडियो ही चल रहा था नो मीन्स नो के ऊपर, उसमें भी जिस तरीके से मतलब साफ जाहिर होता है कि नौजवान जो है, वो युवा जो है, वो एक इतना क्षमता रखते हैं कि एक ऑर्गेनाइज कर सके, अपनी इनोवेटिव आइडियाज को लेके आ सके और इस मूवमेंट को एक नए प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बतौर ही नहीं, ऑनलाइन भी स्थापित हो चुका है। आज के समय में कैंपसेस बंद हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जब बंद हैं, तो ये ऑनलाइन माध्यम से जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं या बातचीत को आगे लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें एक नए तरीके की पॉसिबिलिटी की खोज हम कर रहे हैं। क्योंकि नुकसान है जो हमें हो रहा है इस समय में कि जब यूनिवर्सिटी को बहुत ही एक डिक्टेटोरियल मानसिकता से चलाने वाले संघ के मुख्य जो है वो लगा दिए जाते हैं वहाँ पे, वाइस चांसलर या प्रोफेसर, और जिस तरीके से वहाँ पे यूनिवर्सिटी के ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बैरिकेटिंग करके सर्विलेंस के जरिए एक जेल में तब्दील कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से मतलब मुझे लगता है कि ये जो विचार आज हम साझे कर रहे हैं, इसमें एक बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडियाज जो है वो नई पीढ़ी तक या नई लेयर्स तक, जो कि अभी अपने कोर्सेज को चाहे ऑनलाइन कर रही है, हम उन तक भी पहुंचा सकेंगे और लेके जा पाएंगे, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हम लोग फिजिकली मिस कर रहे हैं इस समय में, अपनी यूनिवर्सिटी जाने की या अपने कॉलेज में पहुंचने की, अपने दोस्तों से मिलने की। और युवाओं का इकट्ठा होना, मुझे लगता है जैसे एक पंजाब के कवि हैं पाश, उन्होंने एक कविता लिखी थी, का मीन्स ग्रास। ये कविता कहती है कि मैं कहा मैं थोड़े सारे कीते कराए थे उगावांगा, जिसका की अर्थ है कि मैं घास हूँ और मैं तुम्हारे सब किए कराए के ऊपर उगाऊंगा, ग्रो कर जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे रिश्ता लोगों से या युवाओं से भी जुड़ा हुआ है कि जब लोग एकजुट होके बैठते हैं तो
वो बैठते हैं, उनकी एक्टिविटी, उनकी जो प्रोग्रेस है, चाहे वो पहले नजर में ना आ रही हो, किसी को पता चल नहीं रहा हो कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन वो डिस्कशन होती 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 इतनी कंटेजियस होती है, इतनी रेवोल्यूशनरी होती है कि वो एक चेंज लाई आती है अपने आसपास में। चाहे कितना भी डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो, कितना भी टूट क्यों ना चुका हो सिस्टम, लेकिन उसमें किस तरीके से एक नई घास, नई उम्मीद एक युवा या एक डिस्कशन लेके आ सकती है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से पाश की कविता जाहिर करती है। और आज के जो स्पीकर्स हैं, जिसमें मंत्रे हैं, स्वाति है और समर सिंह भदौले है, सुमेर सिंह भदौले है, मुझे लगता है कि उनके आइडियाज सुन के बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि मैं भी ढूंढना चाहती हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ एज अ एक्टिविस्ट और एज समबडी जो एक कैंपस के बाद में किस तरीके की राजनीति में आप हिस्सा बनेंगे या जुड़ेंगे या अपनी कंट्रीब्यूशन को किस तरीके से ले जा सकते हैं, उसके उसको प्रोसेस करने में जुटी हूँ। तो मुझे लगता है कि हम मंत्रे से ये डिस्कशन शुरू करते हैं। मंत्रे शिलोंग से हैं, वे अध्यापक हैं और कार्यकर्ता हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। मंत्रे TUR में काम करते हैं, जो कि एक प्रगतिशील पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है शिलोंग में। 2016 से ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रहा है और बहुत ही डाइवर्स इश्यूज पे जो है ये काम वहाँ पे चल रहा है, चाहे वो मानव अधिकारों की बात की हो या फिर अपने पर्यावरण की बात हो या उसमें गवर्नेंस इशू या जेंडर इश्यूज हों, इन सब इश्यूज को लेके वहाँ पे ये काम चल रहा है। वे एक फॉर्मर स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं और अपने स्टूडेंट एक्टिविज्म के दौरान ही वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के इलेक्टेड मेंबर भी रहे हैं 2014 से 2015 तक। और इस समय वो पढ़ाते हैं शिलोंग कॉमर्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस। तो मंत्रे विल बी रियली ग्लैड टू हियर योर व्यूज एंड ऑन दिस टॉपिक। Okay, thank you so much, Kanupriya, for that introduction, which really flatters me a lot. Okay, thank you everyone for this opportunity, the fellow speakers, and obviously NEPM, Mira, and Himshi for contacting and coordinating with me since the last 2 days for for me to be part of this program. I'll be speaking in, I know most of you will be speaking in Hindi. I hope, of course, I heard there'll be translations also. I'm not very good in Hindi. Sure. Maybe I can understand basic Hindi, but I think I'll be speaking in English, all right, for this. So first and foremost, I would like to introduce myself first. Of course, in addition to that, I have been working in Thma Urangli Juki, which is an organization based in Shillong, Meghalaya. I'll give you a rough translation of it means a war or struggle of the oppressed or the poor or the marginalized in the Khasi language, right? Thma Urangli Juki. So basically it's a blanket term, right, for all sorts of different types of movements, because we in TUR have been working in a diverse, as Kanupriya mentioned, in a diverse range of different issues. So, but particularly for this, for this program, I'll be speaking primarily on a few issues. One is on workers' rights, especially on unorganized sectors, and how my experiences in TUR as as youth, right, and of course my fellow youth also in Meghalaya, who have been very instrumental in organizing, especially in terms of workers' rights. So let me go straight away, because we don't have much time. Let me go straight away to the unorganized sector, how we experienced this unorganized sector movement in Meghalaya, and particularly with special emphasis on the hawkers and street vendors in Shillong. This is a very interesting and a very long-standing struggle, of the hawkers and street vendors in Shillong. Basically, and this has been there for the past, more than a decade. Before even we were involved, the hawkers, most of our hawkers and street vendors friends, they have been involved in a lot of altercations, a lot of fighting, a lot of struggle with, especially with the municipal authorities.
So our experience with them actually is one of the most, I think, most important struggles, arguably one of the most important struggles that TUR has undertaken. And I think it's a very good example of a people's struggle in Meghalaya. And it can be, it's something which, because it is a homegrown, it is a very unique type of, movement in the sense that the hawkers themselves, they did not need any pushing. They did not need any education of, of any outside entity or a group or any individual from outside to, to push them for, to fight for their rights. They have been fighting for a long period of time, right? Even before we came to the picture, and were involved with them. So the only thing, just to get that out of the way, they have been standing on their own 2 feet, right? They're the most free, the most, adaptable people around. And of course, coming from a, of course, we can say the lower strata. And of course, it's not only lower strata. The thing is, hawkers comprise a very diverse, in Shillong especially, is a very diverse group, multi-ethnic, multi-linguistic, right? A group. And of course, even to a certain extent, maybe a multi-class group, in the sense that a lot of them are also very, very much educated, right? It's not that they are not educated. They're not, they're not literate or semi-literate, but they are, a lot of them are very, very bright young fellows, older fellows, or older individuals also in the Hawkers Association. So coming to our association with them in 2015, 2016, these are the years, initial years in which we had, of course, initially I wasn't involved. Of course, a lot of my fellow comrades were very much involved in that, in the initial, in the beginning of this association of hawkers and street vendors, which we, which we helped to form. Previously, they were fighting on their own, unorganized, a bit chaotic perhaps, but we tried a different method. We tried to instill maybe a more organized pattern, a more organized way of, of approaching this type of struggle. And of course, the basic struggle is for them to stay in the streets, to sell their wares, to sell, whether it's food or any items. So that is the basic struggle. And the municipal authorities prior to 2015-16 have been harassing, have been, illegally evicting and taking their goods. And it was a very chaotic time for them. And of course, they had to fight 2 fronts. One front is the authorities, the municipal authorities, and secondly, even the general population, right? You can see a portion of the population were against them because they saw them as a hindrance to the streets, in the streets, you can see in the footpaths and all. They were very much, they very much wanted them to be evicted from a lot of these areas. So it was a huge task because they were fighting, the public opinion battle as well as the authorities battle. 2015, 2016, we, through TUR, right, and of course the leaders of the Hawkers Association, of course we started in a few pockets of Shillong. We organized, and they organized themselves into a registered organization, and that was, well, I think a very pivotal moment because we brought the fight not just it's not just on the streets anymore. It went it went to the courts. It went to the public space, to the space of to the you can say public opinion in social media, in the newspapers. A debate was created. Right? I think this is I think the past 5-6 years. This is one very I think a very important achievement for the hawkers because they have managed to organize themselves. Of course, it was very difficult. It's a huge body. Different groups, more than 1,000, almost 2,000 members, and some of them are not used to work in such an an organized group, and therefore the initial years were very, very difficult. So as TUR, the only way we could help was of course the ideas. They had the ideas. They had the
they're the ones who know what exactly they needed, how exactly to regulate. Because at the end of the day, when we went to the courts, it was only on the, it was not, when we talk about the hawkers, it's not about eviction, not just fighting for against eviction, but for regulation. At the end of the day, it is about regulation. It is not that we, it's not a chaotic organization in which everyone will be allowed to hawk and vent in the different in the streets, but to regulate. And I think the best example here is that because they self-regulated, right? And the examples of the self-regulation of the hawkers body, right, was brought forward to the court, was brought forward to the government. And in the last 5 years, they have, we have had several meetings with them, with the municipal authorities, with the state government, with the ministers. And of course, we have sent different presentations and different plans to the courts also about how vending and street vending can be regulated in Shillong. Of course, I don't want to go into the technicalities of it, which is another, it will take a lot of time. But the main thing here is that the main argument of the hawkers, right, this unorganized sector, is that they want regulation under the Central Act. Right, there is a Central Act which regulates hawking. I think some of you may know, and which has been implemented in several states of of India. But in Meghalaya, the state government, they did not want to implement the central law. They wanted to implement their own state law, which they passed, and which was very problematic because it did not give much of a voice to the hawkers. Because at the end of the day, the central law was very much better because it gave some amount of autonomy, some amount of representation to the hawkers themselves to be a part of the regulating process, right? In any state. So therefore, the main fight was for that, right? Fighting for a central law instead of the state law, which is very much pro administration and which will give the administration free rein to do whatever they want to regulate, very much anti-hawker administration decisions that they can take on their own without the representatives, without the, without any feedback from the hawkers themselves. So that is just in brief about the unorganized sector, of how we were involved in this, hawkers, and how we're still helping them. It's still an ongoing battle, right? It's more than 5-6 years, but it's an ongoing battle. It's still there in the courts. We're still fighting. And during this COVID, I think it's a good example they gave, because the hawkers have really, really suffered during this COVID, because of course, all the, the curfews, the containment measures, all the commercial areas, there was no hawking, there was no street vending. And for last year and this year, I think 2 phases, they faced a lot of hardship. And they have managed, especially in this year, they have managed to work with the authorities. And I think slowly, they have been winning, the battle of acceptance. I think the administration, the people have largely started to accommodate, have started to understand the issues and the problems of the hawkers. And I think that can be that is one very good, success story, because we have to term it as a success, because if you compare 5 years before, the amount of public opinion against the hawkers and the public opinion now, of the hawking issue, is very, very different. And it has a much more positive. Of course, there are a few negative voices here and there, but it has been largely positive. And the administration also have been very accommodating, and have been more accommodating, if not completely accommodating. So that is briefly on on the hawkers. Of course, I can speak a lot more, and of course, from the hawkers friends also, if there's any, if they can always share later on, if we have any other meeting or space for them to share, which I think they will be much more
better for it would be much more better for them to share their experiences. One more thing before I proceed to my own comments, just my own experiences, right? As you can see, as a student activist and moving on as I said, a trade union activist to a certain degree. Of course, as a student in university, right? Of course, I was a member of a student body also. In Northeastern Hill University, the experience there it's a very fascinating experience, because it's a very diverse, multi-ethnic, different tribes, different tribes from different states of Northeastern India are there, and the dynamics, right? The political dynamics in the university is very, very interesting. And I don't think so many people have commented on this. Of course, there are a lot of issues, but in Northeastern Hill University, you find a lot of different tribal groups, right? Different tribes. They have their own respective, associations. They have their own respective unions. And even though we have an elected body, which has been largely dominated by the Khasi tribe, which is the indigenous tribe of Meghalaya here in Shillong, it has been for the past 2-3 decades has been dominated by the Khasi tribes. There has been a lot of accommodation. They have a lot of dialogue with other groups. So I think that it's a very good. You can see what to say. It's a sort of a very good experience for any young student to experience in a multi-ethnic politics of the Northeast, especially. This is a very good introduction for Northeast, especially ethnic politics of Northeast. And there you meet, we may have our issues, right? Our own inter-ethnic issues or inter-state issues here. And I think Nehu, of course, we give it a lot of flack, right? We often criticize it a lot also here in Meghalaya, but it does have that, has given a very good space for different tribes, different groups, and especially as a introduction, especially as a starting ground for young students who want to actively, who want to be involved in politics. And from there, of course, talking about my own personal experiences, when I joined TUR in 2016, right, immediately after university, then I was involved in other, non-student related activities. And when you talk about the freedom, right, the series basically talks about freedom, right? In Meghalaya, there's a lot of opportunity, you can say, for organizing, right? Organizing or any of movements in Meghalaya have been restricted to a lot of ethnic issues, right? We have our, Khasi Students Union. We have many ethnic-based organizations here in Meghalaya who have talked about a lot of ethnic-based issues, indigenous issues. Of course, they have branched out to environmental issues here and there. When there was anti-uranium, anti-mining, a lot of different environmental issues also are about organizing youth and different organized groups, youth and different movements in Meghalaya. It is, in my opinion, still very much limited, and there's a huge opportunity. There's a huge opportunity for different individuals to make a mark and take every opportunity to organize in whatever issue that is. Of course, I may be mistaken, some may disagree with me, but I think there's a lot more scope for movements and organized spaces in Meghalaya in that respect. Just a small, before I conclude, just a small thing about workers, right? I have been very much personally involved in organizing casual workers. And casual workers are one of the most difficult groups, right, in terms of work, when we talk about workers' rights to organize, because of their the risk involved, their reluctance to join, the fear instilled by management, by
different by the authorities, and therefore organizing in the unorganized sector, maybe it's a bit different because there's no authority. You fight against the state, but casual workers working under different authorities and management, it's a very different ball game. And I think that is one area in which I think when you talk about youth, as a youth volunteer who, of course, if I'm not, even though I'm not a worker, I can always help in different administrative aspects, financial aspects of organizing these groups. And we have been trying in the past 3-4 years in that area also. So that has been a few of my experiences. Of course, it's a struggle, right? It's not that easy, but just those are a few of my experiences, and of course tour in Meghalaya. Thank you. Thank you so much, मंत्री। तो अपने तजुर्बों को हमारे बीच में साझा करते हुए मुझे लगता है कि अभी जितनी भी बात रखी है मंत्री ने, वो उसमें अपने एक तो एक्टिविटीज जो कि उनके कैंपस के अंदर एक युवा नेता या युवा कार्यकर्ता होने के नाते निभाते रहे हैं, और उसके बाद जैसे वो अपने ट्रेड यूनियनिस्ट के बतौर हॉकर्स यूनियन में एक जो फेरी वाले के यूनियन होता है अपने आसपास में, हम देखते हैं कि पब्लिक, हमने शुरू ही बात इससे की थी कि एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जो सड़कें हैं वो भी लोगों की है, वो भी एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों का अधिकार है। और मंत्री बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हीं सड़कों के ऊपर कारोबार करने वाले फेरी वालों को तंग किया जाता था, सिर्फ किसी एक अटैक मतलब कि म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा ही नहीं, बल्कि समाज के कुछ उन लोगों के द्वारा भी जिनको आदत हो चुकी है बहुत ही किसी साफ और ऐसी जगह की जिसमें लोग ही ना दिखे, मूर्तियां दिखें, या फिर एक इस तरीके का सफाई दिखे जिसमें कि इंसान ही मौजूद ना हो। तो एक इस तरह का जो मुझे लगता है फिनोमेना है कि आज के टाइम में शिलोंग में जो बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से हुआ है, वो चंडीगढ़ में भी यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है। चंडीगढ़ में भी सारे फेरी वालों को साफ करके वहां से उठा के और उनको कुछ सेक्शंस अलॉट कर दिए गए हैं। तो ये एक तरीके से जिस तरीके से मंत्री ने बताते हैं कि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हुए एक जो तशद्दुद है वो कैसे अपनी मैनेजमेंट के द्वारा सहते हैं, कैसे अपनी लाइवलीहुड, अपनी जिंदगी, अपना खाना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस लड़ाई के अंदर आने के लिए। और इस लड़ाई में जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि युवा कार्यकर्ता होने के नाते उनका ऑर्गेनाइजेशन और वह खुद भी इस लड़ाई को सोशल मीडिया के ऊपर कोर्ट्स में या फिर डिस्कशंस में, ओपिनियंस में लेके जा पाए हैं, ये एक जिम्मेवारी की तरह है कि ये युवाओं ने वहां पे अपने रोल को पहचाना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक राजनीतिक पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो बाहर भी एक इन फेरी वालों के साथ वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अपने कंट्रीब्यूशन के बतौर हो या फिर इस तरीके से उनका जो डायलॉग है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज्यादा उनकी आवाज को और ऊंचा करने के लिए जो है वो काम करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हॉकर्स यूनियन है, मतलब जो बता रहे थे मंत्री, उसमें काफी सारे युवा भी है जो कि इस मूवमेंट को चला रहे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने अभी रखी कि ऐसा नहीं है कि वो जो फेरी वाले हैं उनको ये पढ़ाया गया है, उनको ये पता है, उनको ये वो जानते हैं अपने अधिकारों को, और उनके आने से पहले वो ये चीजों के ऊपर लड़ रहे थे। और जब इनका ऑर्गेनाइजेशन 2016 में वहां पे उनके साथ जुड़ा और काम किया, तो उसमें से मुझे लगता है एक बहुत ही 2 वे प्रोसेस जो मंत्री बता रहे थे कि वहां पे चला कि उनका एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, अपने राइट्स के प्रति लड़ने की क्षमता है, उस लड़ाई के साथ जो इनका काम उसको एम्पलीफाई, इनको बढ़ाने का, उनको उस आवाज को और मजबूत करने का जो काम है वह करते रहे हैं। ये एक्सपीरियंस एक तरह से मुझ जैसे नौजवानों को भी बहुत प्रेरणा देता है, हम सब लोगों को प्रेरणा देता है कि हमारे समाज के सभी हिस्सों में किस तरीके से हमारी भागीदारी, हमारे काम की जरूरत है, और उसके किसी के ऊपर भी होते इनजस्टिस के खिलाफ बोलने की जरूरत है अपनी सोसाइटी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मंत्री
And now we'll move on to our next speaker, which is Swati Maniputri, and वे एक आर्किटेक्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है वो जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी से, हैदराबाद से, और स्टूडेंट एक्टिविस्ट रही है वो 12 साल के लिए, और तेलंगाना मूवमेंट में भी उनका एक जो पार्टिसिपेशन है, एक्टिव रोल है, उन्होंने अदा किया है। एग्जीक्यूटिव मेंबर रही हैं वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन की PDSU में, और उनका जो एक हमारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में या जिस तरीके से एक सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज खोलने का एक रुझान चल पड़ा है, उसके खिलाफ वह लड़ी हैं। गर्ल्स हॉस्टल के लिए वो लड़ी हैं, और इसके साथ साथ जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप मूवमेंट है, उनके जो एक फेलोशिप उनको कैंपस की तरफ से या फिर उनको सरकार की तरफ से जो मिलता है, उसके खिलाफ लड़ी है। और वो लिखती भी हैं, और उनकी लिखतें ज्यादातर औरतों के खिलाफ होते अत्याचार के ऊपर की गई हैं। तो प्लीज स्वाति, आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए। Swati, you need to unmute. Yeah. So thank you so much, Anupriya, for great introduction. And first of all, I would like to thank NAPM for organizing such a valuable and great discussion, which is very important and required in current scenario. So, I'm Swati from Hyderabad, and I'm a student activist. I'm working as a student activist in Progressive Democratic Student Union from 2010. So before, and the topic we have chosen today is a very valuable thing, and I can see the more valuable words like youth and the freedom. This both are required to make the nation complete. So I think it is very important to discuss at what level youth are having a freedom to express their views and to express their feelings in with respect to the society. So before getting into the general topic, I would like to share few of my experiences while organizing Save KNPW movement. So this Kamala Nehru Polytechnic College is a first women polytechnic college in India, and it is existing in the exhibition grounds Hyderabad, which is well known for taking place international exhibition Numaish every year and in the month of January. So this is an aided college, and which will be operated by both government and the exhibition society. So before 2 to 3 months, the exhibition society taken a decision to close the college, to close all the existing aided courses and convert it into a private engineering college. So when we, the alumni and students of Kamala Nehru Polytechnic College, came to know that the college is going to be closed, then we started questioning the exhibition society and the government regarding the closure of the college. So the hurdles for the students and the alumni started, and we don't know, alumni are spread all over the India, and in the state we are not able to come together at one place to protest, to question the exhibition society, to get united, because it's a pandemic period. So we have made some unique things, like to organize the people, to organize the alumni and students. We have made some things like making videos saying the importance of the college and how the college served the girls, and we have written some of the articles which will influence the students and alumni of the college in that way. So coming to the Kamala Nehru Polytechnic College, it is a diploma college which served which served thousands of underprivileged girls. It offered unaffordable courses to the poor girls. So we can see that many students who completed the diploma in Kamala Nehru Polytechnic College got employed, and they stood independent, serving 2 families. So by this we can say that closing the college is not fair, just because to earn the money, to privatize the education, to make education as a business.
So here the war started between the students and the exhibition society. The exhibition society, the main intention of exhibition society is to make it as a business center. The college is situated in the heart of the Hyderabad city exhibition ground, so they want it to make as a business center using education as a key role. So we stood against it, and we tried to coordinate with the people like Women Jack and the organizers and the student organizations, many people. So all together we came and approached all the government officials. When the students and alumni alone approached the government and the officials in the government, they did not respond in a positive way. They haven't reacted even. So when the people all around the Telangana state, like organizations from student organizations and the women jack, when everybody entered into the issue, then the government started to react. Here it says that how it is important to be unity, how it is important to bring all the organizations or any kind of people together. It says that the strength is required, the unity is required to move or to, to knock the doors of government or something like that. So, and coming to the hurdles faced by the students in the college, when we, the alumni, enter into the grounds, it will be approximately 600 meters away from the building of the college building. So when these organizations or the alumni enter into the main gate, then the doors of the college will be shuttered down, it will be locked from inside, and many students got threatened by the principal, saying that if you people enter into the movement, if you people if you people fight against the closure of the college, then the marks will be cut, we're not going to conduct examinations to you people. So it is a big task to, it is a big task to monitor, and it is a big task to introduce the importance to save the college to the students. So like that, many people, many students came forward, and because it is a girls college, they thought that the girls will not come and will not question, so that it is very easy to close the college. So here the thing is that it is very clear that the fight is between two people, like exhibition society, who want to make it as a business point, who want to make business out of education, and the people, the alumni, the students, and the organizations who want to extend the college service to the poor girls. So when it is very clear that between two people who want to save the college, who want to serve the poor students, and the one who want to make business out of education, why the government is not clear in supporting the protesters, why it is not clear in supporting the girls' education. So here it says that not only in Telangana, national-wide, this is the same thing happening, that governments are not towards the welfare of the girls, not towards the welfare of the students, but they are extending their support to the people who are commercializing, they are extending their support to the people who are having a lot of background. So here we should be very clear, and we should be very united to face such cases. So this is a thing happening in the Kamala Nehru Polytechnic College. Coming to the protest and the action against the closure of the college, it is the protest is not just to save a 3-storied building with the 7-aided courses. The protest means that saving. The protest means that the college have to extend its service to the underprivileged girls. It means that it's a matter of girls studying in the college. It's a matter of girls, unaffordable girls approaching to the courses, technical courses, and very valuable courses. The college is having a courses like pharmacy, fashion designing, architecture, hotel management. It is very clear that these courses are having a lot of demand in the society and not affordable by the poor people, which is not having access to the poor girls. So when the college is offering such kind of courses to the people, poor people, why we have to close it? And if we look at the strength, if we look at the strengths of the college,
more than 85% of the students are from SC, ST, BC and minorities. So when governments are talking about we are empowering the scheduled caste, we are empowering the girls, why they are not able to stand with the students who are trying to save the college, which is providing 85% of the students from scheduled caste, which are giving a life to the girl students immediately after completing the 10th standard. So, and coming to the Kamala Nehru Polytechnic College, it's a matter of, it's very strange to know that more than 20% of the students who completed diploma in Kamala Nehru Polytechnic College are the first literates from their families. So it shows how Kamala Nehru Polytechnic College is providing education to the very poor girls. So when the points are very clear that one thing is going to be a business and the other thing is going to be a service to the poor girls, why the government is not taking immediate action and why the government is not clear at whom it has to support, what action it has to take in this issue. So this is what happening all over the country. Every government is playing the role, not in the welfare of student, not in the welfare of empowering the women. It's just a written thing on the paper, but not practically working out in any other states also. So this is all about Kamala Nehru Polytechnic College. And as we are talking about the freedom given to the youth in expressing their views and organizing, Telangana can be taken as a best example that we, the students, have taken a key role in fighting for the separate state of Telangana. So now the existing CM is also a part of the Telangana movement. So he is a person who praised us. He is a person who said university students, Usmania University students and the women activists are very responsible for gaining the separate state of Telangana. So when we can see the differences that when we organize the movements for this separate state along with the CM, now existing CM, the same person says that these are the people who fought and who are responsible, and the same person, while he is sitting in the chair of a chief minister, the same person says that these are the things, we can say that these are the comical things doing by the students. These are the chiller things doing by the students. So we can see that how the mentality of the activist, how the mentality of the political persons changes from time to time. When he is in the field, the same person will stand along with us, and when the person will come as a representative to the state, the mindset will change. So the students and activists have to be very alert and should be known to these things, and we should prepare regarding these things. So many protests have been taken in Telangana state, like for the fellowships and for the hostels. We can see that every person from the international level to the local level, without any bias, everybody says that youth plays a key role in building the nation, right? So everybody says that, but when it comes to the freedom given to the youth, when it comes to the freedom given to the activist leaders, why it is not taken as a prior thing? So the person can talk, the person can communicate, the person can question only when they are well educated. So in the state of Telangana, I can say in the state of Telangana that there is a major attack. There is a major attack on the education. There is a major attack on education of the poor students. So that when we stop them from getting educated, we can stop them from questioning. We can stop them from fighting. We can stop them for protesting the whatever their actions or whatever the decisions taken by the government anti to the people. So this is what happening, and each and every government, they are like saying that we are going to empower the youth, we are going to provide employment to the youth. Here in Telangana, it is a very comedy thing that they are not able to provide 1 crore of rupees per annum to make a college stand healthy
where 1,500 of girl students are getting educated every year, but they are ready to spend crores of rupees, hundreds of crores of rupees on Shadi Mubarak. Shadi Mubarak is nothing but money given to a girl for getting married. That is a financial support given to a girl, and same thing as a Kalyana Lakshmi to the Hindu girls given for getting married in a Hindu religion point of view. So here it is very clear that the government is not clear that a girl will be getting empowered by providing the education. They are in a blind way that it is girl can be empowered by providing the financial support for the marriages, like that. In the same case, like to the youth, they have to establish new universities to give proper education. They have to establish new hostels to provide all the facilities to the poor students. But here what is happening in Telangana is they are spending crores of rupees every year to to provide to offer sheep and goats to the youngsters, sheep and goats with respect to the caste. So here it says that how they are able to coordinate with the students, how they are able to coordinate with the youth, how they are able to empower the youth by providing what they have. They have a stage to empower. So here it is very clear that they are not in an intention to provide education and empower, but they are here to provide sheep, goats, and financial support to the students to make them break just to eat and sit at the home, but not to question the government or any policies which were made against or which were not for the welfare of the people. So these things we have to be very united. And coming to the youth, coming to the youth, which are the freedom of youth while organizing, we have to look and analyze the things happening in the universities. So as we have seen in these decades, like in JNU, in Central University of Hyderabad, and also the Usmania University, we have seen that there are attacks on the students who are questioning for the fellowships, who are questioning for the anti-policies towards people. So, and especially I want to talk about the girls who are coming out saying what are the problems they are facing in the universities. A girl coming to the university is not just a easy thing. By passing through the many hurdles, they will be reaching the university. So when they face the violence, when the boys are violating the girls, it's a very strong decision by the girl to come out and say that this is the thing happened to me. So we have a people representatives who says that girl have to be in the hostel before the 6 p.m. Why? What is the necessity of coming out and all? So these things are going on. So I think we have to be very united and discuss about more about the things to get organized in a national level. So this is what I want to conclude. Thank you so much. Thank you so much, Swati. तो हमारे बीच स्वाति ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू रखा है, और इस इशू में जो KMP कॉलेज है तेलंगाना में, कि किस तरीके से एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज को जिसमें कि महिलाएं पढ़ने जाती हैं, उस कॉलेज को बंद करने की कोशिश की गई और उस कॉलेज में को प्राइवेटाइज करके, उसका प्राइवेटाइज्ड मॉडल तैयार करके लोगों के सामने स्थापित करने की कोशिश जो है वो सरकार वहां की कर रही थी। और इस लड़ाई के अंदर वहां के एलुमनाइज, जिनमें से स्वाति भी एक रही हैं, उन लोगों ने किस तरीके से एकजुट होने का सोचा, और ये एकजुट भी वे उस समय में हुए हैं जिस समय में ये देश और दुनिया पूरी एक महामारी के समय से गुजर रहे थे। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, अपने राइटिंग्स को यूज किया, अपने लिखतों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाया, हिंदुस्तान में रहते कई एलुमनाइज को, कई इम्पोर्टेंट लोगों तक पहुंचाया, अपने क्षेत्र के लोगों को तक पहुंचाया इस इशू को, वो काफी बेहतरीन रहा। और इस संघर्ष के दौरान वे बताती हैं कि जो इस संघर्ष की जरूरत ही उन्हें कहाँ से पड़ी कि
ये वो कॉलेज है जो कि तेलंगाना में बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो अपने परिवारों में से पहली बार किसी विश्वविद्यालय में या किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहुंचती हैं, जो पहली बार एक शिक्षा हासिल करके एक सपना देखती हैं कि वह स्वतंत्र होके जी पाएंगी, एक जिंदगी को अपने तरीके से जी पाएंगी, जिंदगी में पढ़ पाएंगी। उनके सपनों को तोड़ने की ये एक बड़ी कोशिश है। तेलंगाना सरकार के बारे में वो बताती हैं कि कैसे इस लड़ाई में, तेलंगाना को बनाने की लड़ाई में तो नौजवान, युवा, मेहनतकश लोग, सब लोगों का एक योगदान था, लेकिन किस तरह से उसी रिप्रेजेंटेटिव को, उसी संघर्षों में से निकले हुए जो नुमाइंदे हैं, जो वो खुद पावर में पहुंच जाते हैं तो वो किस तरह से बदल जाते हैं। वे बोलती हैं कि नौजवानों को और युवाओं को बहुत ही इस मसले में अलर्ट रहना चाहिए, जानना चाहिए अपने आसपास क्या चीजें हो रही हैं। इन्हीं मूवमेंट्स में से निकलते लोग भी बहुत ही बार जब खुद पावर या एक तरीके की उन रिप्रेजेंटेशंस को हासिल कर लेते हैं, तो जिस तरीके का वो कार्य निभाते हैं वहां पे, वो उन लोगों के साथ और उनकी राजनीति के साथ कहीं मेल नहीं खाता होता। तो वह बताती है कि किस तरह से जो सरकार है वो साफ तौर से इस मसले में लड़कियों के इंडिपेंडेंट होने में, लड़कियों के सशक्तिकरण को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये वही सरकार है तेलंगाना की जो कि शादी मुबारक जैसी स्कीम्स भी लेके आई हैं, जिसमें कि युवतियों की शादी पे उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं के शिक्षा के लिए जो स्ट्रक्चर था, जो उनके लिए एक कैंपस था, उनके लिए एक कॉलेज था, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलों का सामना जो है स्वाति को करना पड़ा है इस सारे सबके दौरान, क्योंकि वह एक एलुमनाई थी, उनके साथी भी जिस तरीके से कैंपस के अंदर जाते थे तो वहाँ के प्रिंसिपल का जो बर्ताव था या एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्ताव था वो उनको सहना पड़ा। और पर इसी स्ट्रगल के दौरान वो एक चीज हाईलाइट करती हैं कि यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारा सबका एकजुट होना कितना जरूरी है, क्योंकि इस मूवमेंट को विद्यार्थियों से युवाओं तक, जो कॉलेज से पास आउट थे उन तक जोड़ने के बाद तेलंगाना के और मूवमेंट्स के साथ भी जोड़ा गया, और क्षेत्रों में काम करते लड़ते लोगों को, मेहनतकशों को भी स्ट्रगल का, इस लड़ाई का हिस्सा बनाया गया, और तब जाके सरकार तक ये जो आवाज है वो पहुंच सकी, एक उस ढंग से पहुंच सकी, उस दम से पहुंच सकी जिससे वे बहुत ही अच्छे से मतलब रख सके अपने इश्यूज को। और मुझे लगता है कि इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो कॉलेज है उसमें 20%, 20% जो है वो पहली बार शिक्षित होने वाली लड़कियां हर साल इस कॉलेज से निकलती हैं। तो इस कॉलेज का प्राइवेटाइजेशन होना, इसका किसी कंपनी, किसी व्यापारी के हाथ में जाना, उन 20% जो हर साल पहली बार एक शिक्षा का सपना देखती हैं, वो सपने को खत्म करना है। और उसके साथ साथ 85% जो SC ST और BC कम्युनिटी के लोग हैं जो सपना देखते हैं एक अच्छी जिंदगी का, बेहतर समाज का, और उसमें अपने एक रोल्स को निभाने के लिए एक शिक्षक होने का जो एक सपना है, उसको कैसे सरकार खुद से चूर चूर कर रही है। और इस दौरान वो सपोर्ट जिसको कर रही है वो कुछ व्यापारी हैं जो कि करोड़ों का खर्चा करवाएंगे लोगों का, और जो वो पैदा करेंगे वो साफ तौर से किसी मशीन से कम पैदा नहीं होंगे, वो उनके किसी मशीन के पुर्जों के तरीके से ही महज रह जाएंगे लोग। तो एक पब्लिक इंस्टीट्यूट का होना जितना जरूरी है और उसकी होने की जो जरूरत के ऊपर लड़ना हमें स्वाति ने रखा है, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है, और युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस चीज में। और अभी मुझे लगता है कि हम लोग एक वीडियो यहाँ पे आप सब में रखेंगे। वीडियो में हमारे साथी वनीता हैं जो कि नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स में काम करते हैं। तो हिमांशी आप प्लीज वीडियो को पीछे चलाते दीजिए। 1 मिनट। ऐसी बहुत दिक्कतें हैं जो कि सेक्स वर्कर्स को फेस करनी पड़ रही हैं। तो विनीता अपनी बात हम सब में रखेंगे।
माझं नाव वनिता, मी स्वतः एक सेक्स वर्कर आहे. मी नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्करची सदस्य आहे. आज गंगा जमुना पूर्णपणे बंद आहे आणि मी ॲक्टिव्ह सेक्स वर्कर असल्याच्या नाते समजू शकते की आत्ताची परिस्थिती काय असेल. माझ्या बहिणी किती मोठ्या मुसीबतमध्ये आहेत आणि धंदा आमचा काम आहे. एक दिवस काम बंद असेल तर किती नुकसान होतं आणि जी आमच्याकडे जमापुंजी होती ती पूर्णपणे संपलेली आहे. आणि माझी गुजारिश अशी आहे की गंगा जमुना लवकरात लवकर सुरू व्हावे आणि माझ्या बहिणींना त्यांची रोजीरोटी मिळावी. हमारे बीच हमारे आखिरी देखेंगे जो कि एक उगते हुए युवा लीडर हैं आदिवासी कम्युनिटी से. इनके संघर्ष जो है वो अपने कैंपस में से लेकर उनके कैंपस के बाद अपनी नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी, उसको छोड़ने के बाद भी एक बाकी युवाओं के लिए लड़ने के लिए जुड़े हुए हैं. उन्होंने MSW मास्टर्स इन सोशल वर्क करा है और आज के समय में वो LLB कर रहे हैं और अपने 6 साल की सरकारी नौकरी को छोड़ने के बाद वो बाकी युवाओं के लिए और समाज के इश्यूज को लेके वो लड़ रहे हैं. तो प्लीज आप अपनी बात हमें रखिए. धन्यवाद कनुप्रिया जी, और मैं धन्यवाद देता हूँ NAPM को जो हमारी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा अपने सर रखा है. ये बहुत अच्छी बात है. हमारे यहाँ भी लाइट चले गई है बड़वानी में, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है. और मेरी बहन मीरा संगमित्रा और जो भी साथी उन्होंने हमसे संपर्क करके अपनी बात को यहाँ तक रखने के लिए जो बात की है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. मैं अंग्रेजी में नहीं बोल पाऊंगा, हिंदी में ही अपनी बात रखूंगा मैं. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं और उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम रखा गया है. उसके कुछ 2 साल बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ और 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होकर गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं. लेकिन गणतंत्र दिवस हम मनाते आ रहे हैं, देश तो आजाद हो गया. देश हम आजाद किन से हुए? हम अंग्रेजों से आजाद हुए. हम अंग्रेजों से आजाद हुए. संविधान लागू क्यों हुआ? कि संविधान गणतंत्र दिवस मनाते. गणतंत्र मतलब गणों के लिए, गणों के विकास के लिए और उनकी सर्वसम्मति से. लेकिन वर्तमान में देखने में ये आता है कि कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि ये सबके सहमति से हो रहा है. आज आप देखेंगे कि कृषि के 3 काले कानून क्या हमारी सहमति से लिए गए थे? वो नहीं लिए गए. हमारे लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो कानून व्यवस्था बनी थी, कानून बनाए गए थे, उन्हीं कानूनों को सरकार कहीं न कहीं उसके प्रोटेक्शन के लिए कर रही है. वो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो. 1 मिनट, लाइट आ गई है. तो उन्हीं कानूनों को हमारे खिलाफ यूज करते हैं. आपने देखा होगा मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बड़वानी में और पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है ये. और ये एक मूवमेंट है, एक मुहिम है. NSO की रिपोर्ट है, उसके अनुसार हर 3 घंटे में 2 बेरोजगार युवा आत्महत्या करे. ये भारत की रिपोर्ट है. लेकिन इस देश की सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. आज किसानों से भी ज्यादा, पहले किसान तो आत्महत्या करते ही करते थे, लेकिन किसानों से भी ज्यादा आज की स्थिति में बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहा है. अगर बड़े से बड़े शहर की अब हम बात करें तो एक शहर में एक सप्ताह में 3 से 4 बेरोजगार युवा इसलिए सिर्फ आत्महत्या करता है कि वो उसको रोजगार नहीं मिला. हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि यार हम वेल डेवलप हो जाएंगे, हमारे माता पिता अच्छे खाना खा पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, हमारी शादी अच्छी से हो जाएगी, हमारे जो पेरेंट्स है वो अच्छे से रहेंगे. हम इसलिए पढ़ाई करते हैं. हम इसलिए पढ़ाई नहीं करते हैं कि हम बेरोजगार रह जाएंगे. हमारा जब एक पिता, मैं आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ. आप जैसे बहन ने बताया, हमारी हम ढोर भेड़ बकरियां चरा के हम लोगों ने पढ़ाई करी. आज जब देखेंगे दिन रात मेहनत करी हमने उस पढ़ाई करने के लिए, पूरी डिग्री कर ली हमने. लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जब
नौकरी की बात आती, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 से 5 साल में कोई भर्ती नहीं आई है। यही केस सेम टू सेम केंद्र में भी है। कहीं पर भी ये सरकार रोजगार को कोई मुद्दा नहीं बना रही। उसको मुद्दा क्या चाहिए? सेंसिटिव मुद्दा, कोई धर्म का मुद्दा ले लेंगे, हिंदू मुसलमान कर देंगे, ज्यादा वो कर देंगे पाकिस्तान मुद्दा। हमें हमारे देश में इस ओर ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे हर रोज कहीं से खबर आ रही है कि आज इस फलाने भाई ने आत्महत्या कर ली, इस भाई ने बेरोजगारी से ऊपर आत्महत्या कर ली। इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसका कारण ये है कि इन्होंने जो मैंने आप सबसे पहले आप लोग बात रखी थी, क्या बात रखी थी कि जब संविधान हमारे यहाँ लागू हुआ तो वो हमारे लिए गणतंत्र दिवस हमारे लिए लागू हुआ था, हमें प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन उसी संविधान को वो हमारे खिलाफ यूज करते हैं। हमारे खिलाफ जो भी सोशल एक्टिविस्ट है, किसी न किसी प्रकार से एक्टिविस्ट सरकार की आलोचना कर रहा है, सरकार को ऊपर डंके की चोट करके अपनी बात रख रहा है कि नहीं मुझे रोजगार चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार की आप बात कीजिए, तो वो FIR दर्ज करवा देते हैं। उनको लगता है कि FIR डर जाएंगे, ये पुलिस की लाठी डंडों से डर जाएंगे, ये हम इनको जेल में डाल देंगे, डर जाएंगे। लेकिन इनको नहीं मालूम है कि हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज है, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, और हमें ये लाठी डंडों से नहीं डरा सकते। क्यों नहीं डरा सकते? अगर हमारे पुरखे अगर इनकी लाठी डंडों से डरते तो आज देश आजाद नहीं होता। तो उनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए उन्हें कहना चाहूंगा सरकारों को कि उन्हें घमंड है अपनी हुकूमत में उठी हर आवाज को दबा देंगे। लेकिन हमने भी कसम खाई है कि ये तानाशाही सरकार को हम हिला कर रख देंगे। इस देश में आपके मंच के माध्यम से मैं तमाम जो मेरे बेरोजगार साथी, सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी साथी है हमारी बात को सुन रहे हैं, आप लोग उठिए, आप लोग जागिए। आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार नहीं यार हमें वो संघर्ष कर रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो संघर्ष कर रहा तो नहीं यार उसको नौकरी मिलेगी तो हमको मिलेगी। अगर सब ने यही सोच लेते तो आज देश आजाद नहीं होता। अगर भीमराव अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, बिरसा मुंडा जी अगर ये सोच लेते कि नहीं यार सभी तो गुलाम है, हम अगर ऐसे करेंगे, हमारे करने से क्या होगा, तो हम आजाद नहीं होगा। इससे अच्छा है हमको आगे लड़ना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर जी वापस जन्म लेने वाले नहीं है, आप और हमें ही बनना पड़ेगा। भगत सिंह वापस जन्म लेने वाले नहीं है, आप और हमको ही बनना पड़ेगा, और आप और हम के जैसे ही बात करना पड़ेगा। जो आज इस मंच के माध्यम से ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, लॉकडाउन में आदमी को 7 साल की जब सजा होती उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें कितने दिन लग घर में अकेले बंद रखा, किसी ने आवाज उठाई? इस दरमियान किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा एक गरीब भाई बंधु जो है, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो कैसा अपना घर बार चला रहा होगा, उसका किसी ने नहीं सोचा। एक बहन ने भी बताया, सेक्स वर्कर जो है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हमारा कितनी प्रॉब्लम है। अगर ये सब चीजों को हम कौन बोलेगा? अगर हम और आप अगर चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा? अगर कनुप्रिया जी का छोटी इजाजत रहे तो मैं एक उन पर छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुनाऊंगा मैं, कि एक गांव में क्या होता है, एक बाबा आते हैं, और एक गांव में एक बाबा आते हैं और वो बोलते हैं कि यार सभी लोग एक काम करो, इस बीच एक बड़ा एक तपेला रख देते हैं वो, और उसमें बोलते हैं कि सवेरे उठ के 5 बजे सभी गांव वालों को 1-1 गिलास दूध डालना है। आप सभी गांव वाले को बोल दिया है, ढिंडोरा पिटा दिया बकायदा कि सभी को 1-1 गिलास दूध डालना है। तो एक दो ने सोचा कि यार मैं अगर दूध के बजाय एक गिलास पानी डाल दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने क्या करा, एक दो ने सोचा 1 गिलास पानी डाल दिया। तो सभी ने ये सोच लिया। जब सवेरे उठ के बाबा ने देखा तो उस घड़े में, उस बड़े से तपेले जो भी था उनके पास, उसमें सभी में पानी था, दूध का नामो निशान नहीं था। क्यों नहीं था वो चीज? सभी ने क्या सोचा, क्या मेरे 1 गिलास पानी डालने से क्या होगा? तो अगर ये जो मंच के माध्यम से जितने भी भाई लोग सोच रहे हैं कि मेरे एक सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मैं बात रखने से क्या होगा, सोशल मीडिया में पोस्ट डालने से क्या होगा, या फिर मुझे ये रैली में जाने से क्या होगा, ये मुझे धरना प्रदर्शन से क्या होगा, नहीं। आप सबकी कीमत है, आप सबकी एक वैल्यू है, इस देश के आप नागरिक है, और आपके बात रखने से बहुत कुछ होता है। आपको अगर रोजगार की जरूरत है, संविधान में बाबा साहेब ने कहा है कि
कि आप बात रख सकते हैं और आपको बात रखना चाहिए। और अगर नहीं रखेंगे तो वही होगा जो बाबा का जो तपेला था उसमें सभी ने पानी डाल दिया, और जो मुद्दा जो बनेगा वो क्या बनेगा, मुद्दा यही मुद्दा बनेगा कि यार इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे ही कोई समस्या नहीं है। आज जो बड़वानी में सोशल मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का जो आंदोलन हुआ भोपाल में, उसमें बेरोजगार युवाओं को, उसमें एक थोड़ी सी अगर बात रखे तो बेरोजगार युवाओं को भगा भगा के मारा, और इस कदर हमारी माता बहनों को मारा। वहां पे कोई कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल नहीं थी। उन्होंने हमारी माता बहनों को चोटी पकड़े उन्होंने पकड़ा, मारा उनको, गाड़ी वैन में उन पुरुषों ने डाला उनको। जो साथी बच गए थे, लीडर्स जो थे, वो नेतृत्व करता था, उनको तो गाड़ी में डाल लिया। जो बचे हुए साथी थे उन लोगों को उन्होंने गार्डन में भगा भगा के मारा। इस कदर मारा कैसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के कुर्सी मांगने चले गए। वो बेरोजगार रोजगार मांगने गए थे, अपने हक अधिकार की बात करने गए थे कि मामा हमने पढ़ाई करी है, हमने पूरी डिग्री कर ली है, अब हमें नौकरी दो, ये बात करने के लिए गए थे। तो उन लोग ऐसा मारा, और वो मार खाने वाले ऐसा तो नहीं वही नौकरी लगेंगे। तो यहाँ जितने भी बात सुन रहे हैं वो कान खोल कर सुन ले, हमें हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें क्या जरूरत है ये बताना पड़ेगा। एक माँ, एक बच्चा जब रोता है तो एक माँ को तभी पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। और अगर नहीं रोएंगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाएंगे। तो कहते हैं ना कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो आपको अगर कुछ है समस्या तो आपको बताना पड़ेगा। साथियों, इस देश में दिन ब दिन सोशल एक्टिविस्ट को हो चुके, सोशल एक्टिविस्ट हो, सामाजिक कार्य का, सरकार की आलोचना करने वाले हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, या कोई भी वर्ग हो, एक पर्टिकुलर उसको किसी भी संगठन से या ऐसे कह सकते हो उसको कहीं किसी प्रकार से टारगेट करके उसको जेल में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं भाई? उसको समझते अकेला है। हम लोग सोशल मीडिया से उठाते फटाफट फेसबुक नहीं, आई सपोर्ट फलाना ढिमका, आई सपोर्ट ये आई सपोर्ट सब काम नहीं चलेगा। देश उस स्थिति में चला गया है, वहां पे चला गया है जहां से भारत कभी उम्मीद नहीं करी थी। हमारे सारे सेक्टर प्राइवेटीकरण हो रहे हैं। रेलवे सबसे बड़ा नौकरी देने का एक विभाग था, प्रभाग था कि इसमें बहुत सारी नौकरियां थी, उसमें उसको प्राइवेटीकरण के ऊपर डाल दिया। इसके बाद बचा कौन? एरोप्लेन वाला सिस्टम हो गया, सरकार जितने हुए, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पंचायत विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, तमाम जगह प्राइवेटीकरण हो रहा है। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि नहीं यार ये बेस्ट काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये तकलीफ आपको नहीं देंगे, ये आने वाली पीढ़ी जो आपकी होगी उसको तकलीफ होने वाली है। और आने वाली पीढ़ी जब सवाल करेगी कि दादा ये जो सिस्टम को, जब देश में इतनी तानाशाही हो रही थी, पूरे देश को बेचा जा रहा था, तब तुम कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे? तो अपनी औलादों को जवाब क्या देंगे हम? ये जो सिस्टम है, हमारी औलादों, कम से कम आज हम लड़ेंगे तो हम बता पाएंगे कि हमारा देश जब निजी हाथों में जा रहा था तो भले हमें लाठियां पड़ रही थी, हमें डंडे पड़ रहे थे, हमें जेल में डाला जा रहा था, इसके बाद भी हम लड़ रहे थे। इस धरती पर हमने जन्म लिया है, इस धरती पर अगर हम मानव बने हैं तो मानव बने हैं इसलिए नहीं बने हैं कि हम पशुतुल्य जीवन जिए। हमारे मालिक ने जो हमें ऑर्डर कर दिया वो हम करेंगे, हम किसी गुलाम नहीं होते, हमारे पास दिमाग है, हम किसी का खाते नहीं है, हम हमारा स्वयं कमाते हैं और स्वयं खाते हैं। और अगर हम इन सरकारों के गुलाम हो गए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत का इतिहास जो है वो पढ़ लेना, वो देश कैसे गुलाम हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे आक्रमण किया था, उसके बाद कैसे अंग्रेज आए, कैसे आए, तो उस तरफ जा रहा है ये। तो ये हम इनको विरोध करना पड़ेगा। और जो
अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो कम से कम आपको जैसा आपको हो सके, जिस मंच के माध्यम से आपको हो सके, उस मंच के माध्यम से इसको विरोध कीजिए। आज हमारे किसान भाई, आप लोग देख रहे होंगे, दिल्ली में कई महीनों से सड़कों पर बैठे हैं। बहुत से लोगों को मैं अभी नए अलग अलग कॉलेजों में जब जाता हूँ, कुछ समस्या होती है तो बात रखने के लिए जाता हूँ, तो बहुत सी पढ़ी लिखी बहनें मिलती है, भाई मिलते हैं। उनसे जब मैं पूछता हूँ कि एमएसपी क्या है, तो उन लोग एमएसपी नहीं मालूम है। किसान की बच्चियां हैं, वो किसान की बच्चियां हैं, वो दिन रात खेती करती है। वो बच्चियां मतलब कॉलेज भी जाती है और खेती भी करती है। इसके बाद भी उन बहनों को एमएसपी का मतलब नहीं मालूम। तो ये चीज कौन बताएगा? ये चीज अगर हमको मालूम है तो हम बताएंगे। और अगर हमने हमारे हिस्से का जो है, जो सीखा है, इस देश की धरती की माटी जो खाकर हमने माटी में जिंदा रहकर हमने जो सीखा है, अगर उसको हमने आने वाली पीढ़ी को नहीं दिया तो ये उन बच्चों की गलती नहीं, उन भाइयों की गलती, उनको एमएसपी का मतलब नहीं पता। ये गलती हमारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती है ये, तो उनको बताना पड़ेगा। एक यहाँ पर बहुत से बड़वानी के साथी, मध्य प्रदेश के हिंदी क्षेत्र है, वहाँ के साथी कुछ लोग साथी सुन रहे होंगे, उनको अगर बताना कुछ हो तो उनको बता सकते हैं हम। क्या हम किसान दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी ठंड पड़ती है, हम पानी देते हैं गेहूं को, उसको इतना सा लगाकर इतना बड़ा करते हैं, उसको खाने लायक बनाते हैं, और खाने के बाद में जब हो जाता है तो उसको हम गाड़ी में भर के हम कहाँ ले जाते हैं? बाजार ले जाते हैं। उसको बाजार में हम बेचते हैं। उसका मूल्य कौन तय करता है? दलाल, सरकार का दलाल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सबका दलाल, सरकार का दलाल तय करता है। वो दलाल की बात और बात नंबर में, वो दलाल तय कर रहा है तुम्हारा गेहूं 12 रुपए किलो रहेगा, 13 रुपए किलो रहेगा। एक पार्ले जी बनाने वाली कंपनी किराना दुकान पे जब पार्ले जी पैकेट को बनाकर किराना दुकान में भेजती है, किसी में दम है वो 5 रुपए के पार्ले जी को आप बोल दो कि अरे पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए बहुत ज्यादा है, 4 रुपए में दे दो, क्या आपको दुकान वाला देगा? वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसने उसका पूरा एमआरपी जोड़ लिया है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में जोड़ ली है। तो हमारे से कम मिनिमम प्राइस भी हम उनसे नहीं ले सकते क्या? तो इस बात के लिए वो किसान बैठे हुए। आज उन किसान भाइयों के ऊपर कितने आरोप लगाए इन लोगों ने, ऐसे लोग हैं ये, फलाने लोग हैं ये, इन लोगों को तो वहां से पैसा आ रहा है, फलाने जगह से पैसा आ रहा है, ये तो एसी में सोते हैं ये। और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो फेक खबर अब जो सुन रहे हैं उसके माध्यम से मान लेते हैं हाँ यार किसान के पास तो ऐसा होता है। कम से कम उसमें जानो समझो, जो हमारे पास दिमाग में जो है ना उसको समझना पड़ेगा। ये जो प्रोपोगेंडा है ना, ये बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है। इस प्रोपोगेंडा को हमको समझना पड़ेगा। हमारे पास ना तो मीडिया है, ना हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है। आप सोशल मीडिया पर भी अच्छे से बातें करेंगे तो आपका सोशल मीडिया भी पूरा बंद कर दिया जाएगा। तो ये बात हमें हर तरीके से, हर माध्यम से हमको उठाना पड़ेगा। तो साथियों, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और कुछ 2-3 मिनट और लेके मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा कि जो मैंने दलाल अभी बीच में बोला था हमें, क्या जैसे कांग्रेस भाजपा का कांग्रेस भाजपा का जो सांसद विधायक होते हैं, तो जैसे मान लो आरक्षित क्षेत्र से वो विधायक बनता है, सांसद बनता है, वो हमारी बात क्यों नहीं करता है? वोट तो उसको हमने दिया है। तो हमारा देश 1947 से भले आजाद हो गया था, 1950 में गणतंत्र दिवस, संविधान भले ही लागू हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि हमने अंग्रेजों से आजाद हो गए थे, इन पार्टियों के हम वापस आके गुलाम बन गए। कैसे गुलाम बन गए? आप लोग सवाल होगा कैसे गुलाम बन गए हम भैया कांग्रेस भाजपा के? अब सुनो, जब हमारा एक विधायक बनता है कांग्रेस का या भाजपा का विधायक, उसको पैसा कौन देता है? इनके दलाल, जो गेहूं 12-13 रुपए में खरीद रहा था वो, इनके दलाल वो पैसा देता है और उसको बोलता है कि 5 साल तक मेरा आप लोग 5 साल तक मेरा प्रोटेक्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, जो भी बड़ी पार्टी है, हमारी दलाली करेंगे आप, तो हम उसको टिकट देंगे। वो टिकट भी वो देते हैं, पैसा भी वो देते हैं। वही पैसा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में
दारू बांटने में, साड़ी बांटने में और तमाम प्रकार की चीजों में वो पैसा खर्च करता है। अब वो आदमी किसका आदमी है? वो उस दलाल जो ठेकेदार जो मालिक है उसका आदमी है। वो वोट भले हमने दिया, तो सबसे पहले हमें हमारे वोट की कीमत जानना पड़ेगा। हमारे वोट की कीमत क्या है उसको समझना पड़ेगा। हमें वोट का अधिकार क्यों मिला उसको समझना पड़ेगा। और जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, हम लाख आंदोलन कर ले, धरना प्रदर्शन कर ले, हम परिवर्तन नहीं आएगा। एक सांसद गणतंत्र का मतलब होता है, अगर गणतंत्र में अगर हमने किसी को अपना प्रतिनिधि चुना है तो इतनी हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए कि कॉलर पकड़ के उसके भर चौराहे पर ला के उसको सवाल कर सकते हैं कि आप जाके संसद में जाके बोल कि कृषि काले कानून गलत है, और भर मंच से बोल कि बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा, अत्याचार हम नहीं सहेंगे, ये तेरे को बोलना पड़ेगा। लेकिन हमारे सांसद विधायक इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये इन दलालों के हाथ में फंसे हुए हैं, और जो रुपया देता है वो इशारा करता है और उसका जो नौकर होता है वो उस इशारे पे काम करते हैं। तो ये उनके नौकर है। ये हम बोलते हैं, हम जिद करते हैं। सबसे पहले जो भी इस माध्यम से मेरी बात सुन रहा है उसको समझने की जरूरत है। हमारे वोट की कीमत हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि हमारी क्या है वोट की कीमत। तो हमें रैली नहीं करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम स्वतंत्र रूप से हमारे आदमी को हम जिताएंगे तो वो विधानसभा में, लोकसभा में दहाड़ेगा और बोलेगा कि मेरा भाई वहां पर बेरोजगार है, उसको रोजगार देना पड़ेगा, हमारे भाई लोग मर रहे हैं, मेरे किसान पड़ेगा। तो इस चीज को हमें करना पड़ेगा साथियों। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। और पुनः मैं मेरी बहन मीरा संघमित्रा, कनुप्रिया जी और हिमसी जी और एनईपी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये बात करने का, आप सब लोगों को जुड़ने का मुझे मौका प्रदान किया। और इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जोहार। और हम और जुड़ेंगे साथियों, और बात रहेगी तो और बात करेंगे। अभी 1-2 मीटिंग और मुझे करना है, जो वुमेन्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का जो है उसके संबंध में और हम चर्चा करने आगे। हमारी और कुछ चीजें हमारी ऐसी होने वाली है कि इस आंदोलन को जो है जिस प्रकार से हमें खदेड़ा गया, भोपाल जिस प्रकार हमें मारा गया है, तो आगे के आने वाले समय की क्या प्लानिंग है उसके संबंध में चर्चा करना है। और जो भी साथी इस बात को सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान सुने, समझे इस चीज को कि आपको तकलीफ है तो आपको लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो आपने ऐसा क्या सोच लिया है कि बिना हक मांगे आपको ये सरकार नौकरी दे देगी? तो साथियों आपको सड़क पे आना पड़ेगा और आपको लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश। मुझे बिल्कुल लगता है कि इस ट्रांसलेशन को करते वक्त मैं आपका, जिस तरीके से आप दहाड़े हैं या जिस तरीके से अपने व्यूज को इतने क्लियरली पुट कर पाए हैं, मैं पता नहीं कर भी पाऊंगी क्या नहीं, बट या सो सुमेर presented his views on the current unemployment rate of the youth in India, and he starts with the Republic Day, which he clearly mentions is what signifies a day for people and something which is by the people. But in the present time, the way this government is running the government and the way they are passing the laws and regulations without even consulting the people, the way the 3 farm laws were passed without even consulting the farmers. And also he mentions how bravely the farmers are fighting at the Delhi borders for last almost a year, and the way the struggle was also the way the struggle was also presented to the people in a way the BJP IT cell's propaganda is presented. And he tells us how the farmers were labeled terrorists, and how they were labeled as some rich farmers gathering at the borders, and not the small farmers, and not the farmers which Modi repeated in his speech. And Sumer also made a very valid point, and be it Congress or be it BJP, they both have played a similar role, and the way their politics works and way their freebie politics work, we as citizens need to distance ourselves from such sort of politics, and we need to find our representation
in our movement and in our people to fight for our rights. And Sumer is also part of the ongoing movement against unemployment in MP, and he mentions how the government is busy making issue about religion or making issue about Pakistan, while there is this huge rate of farmer suicide and suicide of the unemployed youth happening in our country. So that's a concern which he has been fighting for so many years. And he mentions that he and the people of MP are the descendants of Birsa Munda and Bhagat Singh and B.R. Ambedkar, and they don't fear the authority, and they would challenge the regime with power and with strength of its people. And it's just like their ancestors that they would follow this path to fight the struggle. And he also urges the people together to unite for the cause and to not be silenced in the face of injustice. And he thinks that it is our responsibility to express what our aspirations are, what our demands are to the government, and to join hands with each other and come for the cause together. And he also mentions how the fight against the privatization is important for all of us, and how this will be a question which will be posed by the future generation to us, and so that we don't have silence in return to their future generation. We need to fight and we need to gather right now for our dignity and for our rights. And he also mentioned a story where the villagers used to collect milk in a container, but one day people decided that they would put water instead of milk, and it won't hardly make any difference, but they realized that the container was all full with water and no milk. So our individual contribution is very important. That's what Sumer has meant to tell us through this story, and our contribution is very significant. Each one of us needs to participate and join and raise our issues so that the government and the representatives know what we want, and all of us also could also fight like our ancestors. So thank you so much, Sumer. I think this is end of our session, and it will be great if all the speakers could just give one slogan in their languages. Like I can give mine in Punjabi, and then सुमेर अपना मध्य प्रदेश में जो भाषा है उसमें अपना एक नारा दे सकते हैं. खासी में यहाँ पे एक नारा दिया जा सकता है. तो मुझे लगता है उससे हम लोग यहाँ पे अपने इस डिस्कशन का अंत कर सकते हैं. इनकलाब जिंदाबाद. मुझे लगता है डिस्कशन में मेंटरे हैं इस समय, आप उनको, और इसके बाद जी हाँ, हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स का समय है. तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. साथ के साथ हमारे पास फेसबुक से भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम साथ के साथ ले लेते हैं. आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस रख सकते हैं. और if someone wants to unmute and ask, अगर किसी को unmute करके सीधा पूछना है तो पूछ सकते हैं. Yeah, but please be brief because the speakers are also getting late. Hi. Can you hear me? Am I audible? Yes, you are audible. Wonderful. Thank you for this session. It's remarkable to meet all the youth. It's like looking at my reflection because I've now become old. So it's nice to see my past talking. So, but that's why since I've become old and learned a bit, I have some questions. And these questions, you may not necessarily agree with them, or you may say that this is not what we are thinking, but just think about it. The first thing is I'm thinking of the idea of resistance. You know,
We have to think about the idea of resistance and try to say that why the earlier resistance have failed. Yeah, and think about the idea of moving beyond resistance. And the talks I heard about the remarkable talk she gave on the Kamala Nehru Polytechnic and about you, these are very important issues, you know. I mean, and thinking about privatization of education, but we have to think about the education itself. I mean, why are we not thinking about what is education? It's not just about the question of rights. It's also a question of abilities to abstract our experiences. You know, because there has been a lot of talk about experiences, my experience, my struggle. The idea now is to, I think, abstract it. And for that, we'll have to forget our victimhood and forget our privileges. Yeah, and for that, we'll have to read. I don't see references being made to people who have worked on it. We're not reading enough. That's my complaint, and that's my question. We're not reading. We are not reading Gramsci. We are not reading Fanon. We are not reading Marx. We're just wondering about, we are thinking of joining together and that will bring knowledge. No, it won't. We'll have to sit and read and then think about forget. Then we'll be able to forget victimhood, which is very important, but we have to forget about it and forget our privileges also. Then that, because, and see, for simple questions like, we've been using the idea of we. Yeah, we are all saying we should be together. What do we mean when we say we? What is this idea of we? Yeah, we are the, to think about it in Spirakian terms, we are the complicit. We are the people who are responsible for what is happening. In certain sense, we're all complicit in it. But we have to read. So that's my, but not my suggestion, but it's also a question of how are you thinking about the idea of education. It's not just information. It's about, it's also about question of desires. All of us have desires. How do we deal with those desires? What do we do with those desires? So my question to all panel members is to, how are we thinking about the idea of education itself? Yeah, be it Polytechnic, be it what Andre was struggle, joining the struggle. So we have to, the question of what are we reading? What are we reading? Let's talk about what do we read and what do we think about education. Thank you. Thanks. I took more time. Yeah. Thanks. मुझे लगता है कि हाँ जी, आपने जिस तरीके से एक पढ़ने की जरूरत है, साथ के साथ अपने एक्सपीरियंसेस से भी कुछ सीखने की जरूरत है, ये दोनों चीजें एक रोल प्ले करती है। और मुझे लगता है कि विक्टिमहुड के जगह पे एक सर्वाइवर जिस मानसिकता से लड़ता है, मतलब वो तशद्दुद भूला नहीं जा सकता होता। मतलब हम लोग बहुत बार औरतों को ये चीज कह दिया जाता है कि आप अपना सब ऑपरेशन भूल जाइए, आप अपनी उसको भूल के आप बराबरता का समाज सोचते हुए उस पे लड़िए। तो मुझे लगता है कि वो एक इस चीज को अगर बाकी स्पीकर्स में से भी कोई आंसर करना चाहे तो जरूर आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। Yes, I would like to just respond to that. Okay, thank you for those comments and that question, Mr. Kishore, for about reading and about the thinking about the state of education. Just to share with you, like I also teach, and as you were saying, we should be reading. We should be reading about Marx, Gramsci, Ambedkar, or whoever. That is a struggle because it is very difficult to. A lot of the youth now, they don't. My students, they're not interested in reading. They're not, even those who are part of struggles, whether, any sort of struggle, they don't read, they don't look at experiences, they don't look at the thought process of why are we struggling, what is the way forward. It's more of a reaction.
And I think in Meghalaya, most of the politics here, whether youth or student politics, it is mostly a reaction. And of course, there's a lot of course, this ethnic question is there, this tribal identity. And so there is a lot of, there's no definite intellectual argument over these struggles. It's always about state of survival. It's all about we being minorities. Like, for example, especially talking about the context here in Meghalaya, like the tribes are, most of the struggle is about questioning our survival, the fear of the outsider. We have, a lot of the major issue right now is the ILP, inner line regulation, here in Meghalaya and several other states also. So that is the only thought process that a lot of the movements are looking at. Of course, and it is a struggle to get them to get people and youth and leaders, and most of these movements are actually led and being fought by young people, very young people. And if you've been following the news in the past 2 weeks, what has been happening in Meghalaya and Shillong, the killing of that ex-militant, right, and the fallout from that, it is a really really difficult and really difficult area in which for us to introspect, and people need to introspect, need to analyze, need to think about how do we react, how do we make sure these things don't happen. And I think that is one thing which is lacking. Just me talking about my own specific area here in Northeast in Meghalaya. And I think that is something which we have to learn. And I completely agree. We do need to sharpen our brains. We need to conceptualize. We need to understand, what is the thought process behind this? Why are we protesting? What is the need for protesting? And what is the way forward? So those are just a few of my thoughts on that. Yeah, thanks. I mean, that's what. So, because I keep referring to Gramsci, because the idea of creating a subaltern intellectual, that was his whole idea. I mean, he was sitting in prison in worst of conditions, much worse than what we and you are today. Talking specifically of Gramsci, but sitting in the prison is thinking of how to produce subaltern intellectuals. So I agree, protest is important, resistance is important, but equal attention needs to be paid to the idea of education. And in both the cases, an earlier person who talked about the polytechnic, very important. Yeah, sorry. सुमेर बात रखना चाहते हैं. सुमेर, आप अनम्यूट कर सकते हैं. हाँ जी. मेरे को एक मीटिंग में जाना है, मैं कंक्लूड कर दूं बात को. जरूर, आप अपना कमेंट और अपना नारा हम तक जरूर एक दीजिए. हमारा नारा यही है, भगत सिंह का सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. और मेरे जितने भी युवा साथी जो इस मंच से जुड़े हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि साथियों, इस धरती पर आए हैं, हमारा अमूल्य जीवन जो इस धरती पर मिला है, तो प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए मिला है, न कि किसी की चमचागिरी या दलाली करने के लिए हमें मिला है. हमें मानव और जीवन की जो जीवन है उनकी सेवा करना है, प्रकृति की रक्षा करना है हमें, और किसी से डरना नहीं है. हमें लड़ना पड़ेगा, हमें जीने के लिए लड़ना पड़ेगा, जैसे हमारे पुरखों ने लड़ा है. बिरसा मुंडा ने कहा था, हमारी जल जंगल जमीन की रक्षा करो, हमारी जल. म्यूट पे लग गया इसमें. हाँ जी, अभी ठीक है. हाँ, तो उसके लिए हमें आना है, लड़ना है. और पुनः मैं आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और साथियों, तकलीफ है तो रोड पे आइए. समाज सेवा बहुत बड़ी चीज है. हमें प्राणियों की सबकी हमें जरूरत है. हमें थैंक यू. जोहार. बहुत बहुत शुक्रिया सुमेर. आपकी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी और सारी दिक्कतों के बावजूद भी आपने ये ज्वाइन किया और इतने अच्छे विचार रखे. बहुत बहुत शुक्रिया मैंत्रे. थैंक यू सो मच. स्वाति, and Swati, definitely if you want to add on any comment and slogan, please feel free and unmute yourself. Yeah, I request everyone to give a slogan, Save KNPW. So I request everybody can hold a placard saying Save KNPW, mentioning the state from which they are. So Save KNPW. Save KNPW. Thank you. Definitely. Mantre, please, you can also unmute yourself and share your comment and slogan.
Oh yeah, from my side, yeah, just to, we don't exactly have a slogan of our own, but using our name, because our name Tur basically means to move forward. So just Turshaprang in Khasi, meaning move forward. Move forward. थैंक यू सो मच आप सबका और NAPW का भी कि आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया, मुझे इसका पार्ट बनाया, बहुत कुछ सीखने को मिला अपने साथियों से, और मुझे लगता है अब अंजलि कंक्लूड कर देंगे यहाँ। थैंक यू। थैंक यू। एक तो कानुप्रिया को टू मॉडरेट द सेशन टुडे, थैंक यू सो मच, एंड सभी स्पीकर्स को टू जॉइन अस टुडे, बहुत ही सीखने को मिला। इट वाज अ रियली एनरिचिंग कॉन्वर्सेशन, and the freedom to protest is something that is so important, and it's something that we need to be pushing for even more today. And not just the freedom to protest, but the freedom to protest and then to be heard as we protest as well, to have those safe spaces to protest, whether it's for cultural spaces, whether it's for physical spaces, for any kind of spaces which we spoke about today, and demands and thought processes. So थैंक यू वेरी मच सभी स्पीकर्स को आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्लीज जरूर NAPM के हैंडल्स फॉलो करिएगा फॉर मोर ऐसे और सेशंस के लिए प्लीज फॉलो करते रहिएगा, और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिएगा, और हम ऐसे ही सेशंस जरूर मतलब जल्द ही नेक्स्ट वीक एंड आफ्टर दैट ऑल्सो ऐसे कंटिन्यू रहेंगे ऐसे सेशंस। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे।